वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम शुरू करने वाले हैं आपका दूसरा कोर्स जो कि आपके पास है डाटा स्ट्रक्चर। इससे पहले कि मैं कोर्स शुरू करूं, मैं आपको थोड़ा-सा एक बार दिखा देता हूं कि डाटा स्ट्रक्चर का जो आपके पास कोर्स है उसमें आपके पास क्या-क्या कंपोनेंट्स है और हम उसे कैसे करने वाले हैं। तो आपका कोर्स है COMP 302 डाटा स्ट्रक्चर्स एंड फाइल प्रोसेसिंग। अ, अगर आप इसके सिलेबस को अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखना शुरू हो जाएँगी। सबसे पहले यूनिट 1 है, यूनिट 1। तो यूनिट 1 में आपके पास एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स में स्टैक, क्यूज़, लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्रीज़ एंड बैलेंस ट्रीज़, ये आपका बेसिक डाटा स्ट्रक्चर है। कमाल की बात ये है कि मोस्ट डाटा स्ट्रक्चर जितने भी आपके पास कोर्सेज़ रहते हैं, तो ये पूरा का पूरा आपके पास जो यूनिट 1 है, ये मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पूरा का पूरा कोर्स रहता है। तो थोड़ा-सा आप लोगों को इसमें थोड़ा ज़्यादा है, बेसिकली एक यूनिट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। दूसरा जो आप देख रहे हो, यूनिट 2 जो है इटसेल्फ ये बहुत ही बड़ा यूनिट है, तो आपको थोड़ा-सा ये वाला जो पोर्शन है इस पे मेहनत करनी पड़ेगी आपको। Physical devices and their characteristics और फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। अगेन ये पूरा का पूरा कोर्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ डाटा स्ट्रक्चर एंड फाइल प्रोसेसिंग का, दिस इज नॉट अ वेरी इजी कोर्स, ट्रस्ट मी। अगर आप इस कोर्स को क्लियरली थोड़ा सा आप चाहते हो कि समझें भी और इसका एग्ज़ाम भी आप कवर कर सको किसी तरीके से, तो थोड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखोगे जो आपका कोर्स है, ये कोर्स एक्चुअली में जो बुक्स रिकमेंड करता है, तो ये सारी बुक्स जो आपके पास C++ या सी लैंग्वेज की करता है। तो रीज़न ये है कि ट्रेडिशनली हम जब भी डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाते थे, तो उसको हम बेसिकली पढ़ाते ही सी या सी लैंग्वेज के बाद थे, सी या C++ के बाद थे। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आप लोगों ने अपने कोर्स में सी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, आपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, तो हम वी विल सी कि हम इसको आपके पाइथन के अकॉर्डिंगली किस तरह से ढाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि इस कोर्स में थोड़ा-सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। इट इज़ नॉट अ वेरी ईज़ी कोर्स टू अंडरस्टैंड। एक और चीज़ आप देखोगे जो कि मुझे लगता है कि मिसिंग है, वो इस पूरे के पूरे यूनिट में से है, जिसको हम एनालिसिस ऑफ योर डाटा स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं और एल्गोरिथम भी कहते हैं। बिग ओ नोटेशन है आपके पास, तो मैं उसको ज़रूर आपको कवर कराऊँगा। तो लेट अस स्टार्ट। आपके पास डाटा स्ट्रक्चर्स इंट्रोडक्शन। तो इस इंट्रोडक्शन में हम क्या सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, एज ए सब्जेक्ट इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स हैं एल्गोरिथम से रिलेटेड, और हम कैसे हम एक एल्गोरिथम्स को मेजर करते हैं, नोटेशन क्या-क्या होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली इस सब्जेक्ट को थोड़ा-सा आपने ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा डाटा स्ट्रक्चर की। डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डाटा स्ट्रक्चर एक मेथड है जिससे आप डाटा को मेमोरी पे ऑर्गेनाइज़ करते हो। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम डाटा को मेमोरी पे ऑर्गेनाइज़ करने की बात कर रहे हैं। तो जनरली आप डाटा को कई तरीके से अपने डाटा को मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हर तरीके का कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान होता है और उसी को हम एक्चुअली में स्टडी करने वाले हैं। आप देखोगे कि आपके प्रोफ़ेशनल करियर में ये एक ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जिसकी मास्टरी आपको सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट देगी आपके करियर में। जो स्टूडेंट्स आपके डाटा स्ट्रक्चर में एक्सीलेंस दिखाते हैं, वो लोग जनरली आप देखोगे इंडस्ट्री में अच्छा करते हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो कि बेसिकली आपके स्किल सेट को भी इम्प्रूव करता है और इसी स्किल सेट पे जनरली आपको मेजर किया जाएगा। तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो डाटा स्ट्रक्चर स्टडी क्यों किया जाए? वेल, अगर आप देखोगे हमारी जितनी भी एप्लीकेशन हमारे चारों तरफ है, वो डाटा के अराउंड ही बनती है। फेसबुक है, गूगल है, ट्विटर है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। फेसबुक पे आप डाटा को पोस्ट करते हो और फेसबुक जो है इंटेलिजेंटली उसको डिस्प्ले करती है, एंड सो ऑन। गूगल भी वही करता है, ये सारा डाटा जो है क्रंच करता है अपने सर्वर्स पे और आपको सर्च रिजल्ट्स देता है। तो जनरली आप ऐसे सिस्टम को शायद ना देखो जहाँ पे डाटा नहीं है। इट इज़ वेरी हार्ड टू इमेजिन अ सिस्टम विदाउट डाटा। और उस डाटा को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना ताकि आप उस रिसोर्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर सको, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस की डिमांड करती है और उसी को ढूँढती भी है। तो टैलेंटेड जो आपके पास लोग हैं, उन लोगों की बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कदर होती है इंडस्ट्री में। अगर आप डाटा स्ट्रक्चर्स में मास्टरी करते हो, यू विल बी गारंटीड अ बेटर जॉब। ये इसका कोई भी मैं बोलता हूँ मुकाबला नहीं है। अगर आप डाटा स्ट्रक्चर में मास्टरी कर सकते हो, तो
आपको जॉब की कभी कभी नहीं होगी। तो डाटा स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस क्यों है? सबसे पहले ताकि आप अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर सको, क्योंकि जितना आप अपने पैसा खर्च करोगे अपने रिसोर्सेज के ऊपर, जब आप उसको अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हो, तो बेसिकली आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा बचाते हो। बेटर एल्गोरिदम्स डिज़ाइन कर सकते हो, जिसका मतलब आपके सिस्टम जो है फास्ट होते हैं। एफिशिएंट एल्गोरिदम अगर आप डिज़ाइन करते हो तो उसका मतलब है कि आपके जो सिस्टम है वो कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, दैट मीन्स आपका ऑर्गेनाइजेशन के और पैसे बचते हैं। और बेटर स्केलिंग मिलती है, दैट मीन्स आपके जो एल्गोरिदम है उसको आप अडॉप्ट कर सकते हो मिलियंस ऑफ पीपल के लिए विदाउट चेंजिंग द अंडरलाइंग सिस्टम। तो अगर आपका सिस्टम जो है 10 लोगों के लिए काम कर सकता है और वो अच्छा स्केल करता है, तो आप उसको 1 लाख लोगों के लिए या 1 करोड़ लोगों के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज़। तो डाटा स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस मैं इससे ज़्यादा आपको बता नहीं सकता। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो जनरली आप देखोगे आपके पास 2 मेन कंपोनेंट रहते हैं सिस्टम के। वन इज़ डाटा, वन इज़ एल्गोरिथम। डाटा जो है ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, और एल्गोरिथम जो है उस इंफॉर्मेशन को बेसिकली मैनिपुलेट करते हैं। ये एग्जांपल है, थोड़ा सा आउटडेटेड एग्जांपल है, आई एम सॉरी, 2014 का है। आई डोंट रिमेंबर कि 2014 का होगा, बिकॉज 2014 में आपके पास कोर्स ही नहीं था हमने हमारे कॉलेज में। बट चलो स्टिल, ये एक एग्जांपल है अमाउंट ऑफ डाटा जो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास कंपनीज जो है पोजेस करती है। तो आप इस डाटा का जो मैग्नीट्यूड है उसको आप सॉर्ट ऑफ देख सकते हो। ईबे 100 पीटाबाइट, गूगल 100 पीटाबाइट, अब तो ज़्यादा भी होगा। बाइडू अगेन नियरली 100 पीटाबाइट, NSA 29 पीटाबाइट, फेसबुक 600 टेराबाइट, ट्विटर 100 टेराबाइट, स्पॉटिफाई 2.2 टेराबाइट कंप्रेस्ड, 64 terabyte in Hadoop, Sanger Institute DNA sequencing data 1.7 टेराबाइट। तो अगेन यू विल नोटिस कि हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर और मैनेज करती है। तो अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप चाहोगे कि आप उस डाटा को एफिशिएंटली मैनेज कर सको। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस जो आपका डाटा है कि डाटा जो है वो बढ़ रहा है बहुत ही तेज़ी से। सडनली आप थोड़े टाइम पहले देखते तो आपकी खुद की डाटा कंजम्पशन से आप आइडिया लगा सकते थे कि पहले आप कितना डाटा कंज्यूम करते थे, आजकल कितना डाटा कंज्यूम करते हैं। तो वो इफेक्टली इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आप डाटा उतना ही बड़ा डाटा जनरेट कर रहे हो। आज से 4-5 साल पहले आप शायद वीडियोस बनाते कम थे, पर आज की डेट में हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस इतनी ज़्यादा अवेलेबल है जो कि है ना 20-25-50 मेगापिक्सल पे भी कैप्चर करते हैं वीडियोस को। तो अगेन यू आर क्रिएटिंग बिगर एंड बिगर डाटा। जनरली आपके पास वो जो डिवाइसेस थी कंज्यूमर्स के साथ अवेलेबल हो चुकी जो पहले नहीं थी, फॉर एग्जांपल मोबाइल डिवाइसेस, एचडी वीडियोस, वॉइस, मल्टी पिक्सल पिक्चर्स एटसेट्रा। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है इस मामले में अडॉप्ट करने में। तो हमें बेटर मेथड चाहिए ताकि आप उस डाटा को एफिशिएंटली मेमोरी पे यूटिलाइज कर सको, ताकि आप उनके अराउंड वर्क कर सको। और हमारी जो डाटा की नीड है जिस हिसाब से इंक्रीज हो रही है, हमें बेटर वेज चाहिए ताकि आप डाटा को डील कर सको। आप देखते जाओगे कि जैसे जैसे डाटा का साइज बढ़ता जाएगा, हमारी कंजप्शन का रेट बढ़ता जाएगा, हमें बेटर मेथड चाहिए, बेटर मशीन चाहिए, बेटर एल्गोरिथम चाहिए ताकि आप डाटा को एफिशिएंटली मैनेज कर सको। जॉब प्रोस्पेक्ट की बात की जाए, मोस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं, टैलेंटेड लोगों को जिनके है ना क्रिएटिव होते हैं। तो वो टैलेंटेड लोगों को काफ़ी पे करने को तैयार रहती है। कंपनीज लाइक गूगल, अमेजोन, फेसबुक, वो आपके दूसरी कंपनियों के मुकाबले है ना आपको अच्छा पे करेंगे, क्योंकि ये लोग कंटिन्यूसली नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं एंड दे नीड टैलेंटेड पीपल, ताकि वो काम को है ना ईजिली परफॉर्म कर सके। स्पेशली अगर आप देखोगे इन कंपनी का जो जॉब है वो इतने हाई स्केल पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे ये करोड़ों की बातें करते हैं। यूट्यूब जो करोड़ों लोगों को सर्व की जाती है वीडियोस, गूगल जो है करोड़ों लोग जो है उस पर सर्च कर रहे हैं, फेसबुक पे करोड़ों लोग जो है रोज अपने स्टेटस को अपडेट करे, फोटो अपलोड कर रहे हैं। तो आपको इस सेंस से देखना चाहिए कि वो लोग जो इस टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन कर रहे हैं उनके लिए काम कितना मुश्किल है, और वो जो लोग इनको बनाते हैं उस टैलेंट की बहुत कदर करते हैं।
तो बेसिकली आप देखोगे कि अगर आप एंट्री लेवल कंपनीज में काम करते हो, ऑफ कोर्स ये थोड़ा पुराना डाटा है, पर जस्ट गिव यू अ पर्सपेक्टिव। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो है ना, आपके पास जो सैलरी रेंज है ना, 4 से 5 लाख रुपए तक हो सकती है ना। जनरली मंथली सैलरी है ना 35 से 50 हज़ार हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी कंपनी में जाते जाओगे, यू विल नोटिस देयर इज अ शिफ्ट इन योर ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन। तो आपको ज़्यादा कंपनसेट किया जाता है बेटर कंपनीज में। तो ये एक ही रीज़न की वजह से है, बिकॉज ये लोग जो हैं किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, ये लोग उस स्केल पे काम कर रहे हैं जहाँ पे उस टैलेंट की कदर होती है जो कि उनकी टेक्नोलॉजी को पावर करता है। तो डाटा इज प्राइसलेस बिकॉज इट टेल्स यू इवन मोर व्हेन यू एनालाइज इट। सबसे बड़ी बात डाटा की ये है कि आप डाटा कलेक्ट करते जाओ। अगर आप उसको एनालाइज कर पाओ तो आपको पता लगेगा कि आप उससे और भी ज़्यादा नई चीज़ें ढूंढ सकते हैं। और इस डाटा को एनालाइज करने की जो आर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग होती है। मल्टीनेशनल कंपनी जो है ऐसे लोगों को हायर करती रहती है जो डाटा को एनालाइज कर सकती है। तो दैट मीन्स कि मोस्ट, अगर आप देखोगे सिस्टम्स की, अगर मैं बात करूं, तो डाटा स्ट्रक्चर जो है वन वे और अनदर आपकी स्पेशलिटी में ज़रूर होना चाहिए। अगर आप अपने रिज्यूमे में लिख रहे हो डाटा स्ट्रक्चर्स, है ना, तो पीपल विल बी एक्सपेक्टिंग कि आप उसमें अच्छे हैं बेसिकली। ओके, तो ओके, ये आपके पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। बट दिस इज एंड ऑफ जस्ट वन स्टोरी बेसिकली। जो जो मैंने आपको बताया करियर प्रोस्पेक्ट के बारे में, ये जस्ट एक स्टोरी है, लेकिन उस करियर प्रोस्पेक्ट तक पहुंचने के लिए मेहनत की जरूरत पड़ेगी ऑफ कोर्स। तो आई विल स्टार्ट विद एल्गोरिदम्स, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है वैसे भी। तो एल्गोरिदम से बात करते हैं। तो एल्गोरिदम क्या होते हैं? एल्गोरिदम आर द स्टेप्स टू डू सर्टेन थिंग्स। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो आप उसको किन स्टेप्स में करते हो, वो एल्गोरिदम होता है। तो जनरली आप अगर सोचोगे एल्गोरिदम क्या करता है, वो आपके किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का एक मेथड है, कैसे करोगे। तो जनरली आप देखोगे कि हम एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर्स के लिए, क्योंकि जनरली कंप्यूटर जो है एक काम को वन टास्क एट ए टाइम ही करता है। जनरली एल्गोरिदम जो है हम उनको टेस्ट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात तो ये है। और बेटर एल्गोरिदम जो है इंडस्ट्री में प्रेफर किए जाते हैं। बेटर एल्गोरिदम बनाने वालों की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कदर होती है ऑफ कोर्स। तो जैसे एक सिंपल सा एल्गोरिथम मैं आपको देखता हूँ, है ना, चाय कैसे बनाई जाए। अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं तो चलो, है ना, हर एक का चाय बनाने का तरीका अलग है। तो जैसे अगर मैंने चाय बनानी है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक है ना बाउल लूँगा, उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगा, फिर है ना उसको मैं गैस पे रख दूँगा, गैस ऑन कर दूँगा, एंड आई विल वेट। ये मेरा तरीका है चाय बनाने का। तो आई विल वेट, तो थोड़ा सा पानी गर्म हो जाता है, मैं उसके बाद शुगर डालता हूँ, फिर उसके बाद पत्ती डालता हूँ और उसको थोड़ा सा बॉयल होने देता हूँ और उसके बाद फिर उसमें मिल्क डालता हूँ और मेरी चाय बन जाती है। ठीक है, तो ये मेरा एल्गोरिदम है चाय को बनाने का। मैंने आपको स्टेप्स बताए कि चाय बनाई कैसी जाए, मेरे अपने स्टेप। ऑफ कोर्स आप अपने हिसाब से चाय बना सकते हो ना, वो आपका एल्गोरिदम होगा चाय बनाने का। तो ये मेरे स्टेप है, टेक अ कप ऑफ वाटर, है ना, पैन में डालिए, गर्म कीजिए, उसमें चीनी और चाय मिलाइए, दूध मिलाइए और चाय तैयार होगी। तो ये मेरे 5 स्टेप्स थे चाय बनाने के। आप इसको 6 स्टेप में कीजिए, 7 स्टेप में कीजिए। इलायची मिलाइए, है ना, शुरू में शुगर और टी मिलाइए और फिर उबालिए। ये आपका एल्गोरिदम होगा, है ना। तो अगेन मेरा एम्फोसिस क्या है कि आपके और मेरे एल्गोरिदम जो है वो डिफर कर सकते हैं सेम टास्क के लिए। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। एक्सपेक्टेड आउटकम जो है, हम चाहते हैं कि अच्छी चाय बने, है ना, रिगार्डलेस कि आप कितने स्टेप्स लेते हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। मैं ऐसे स्टेप्स नहीं लेना चाहूँगा कि चाय बनने में पूरा दिन लग जाए, तो वो बनाना भी थोड़ा सा, है ना, अच्छा नहीं होगा मेरे हिसाब से। बट अल्टीमेटली आप देखोगे कि एक ही काम को करने के बहुत सारे एल्गोरिदम हो सकते हैं। कुछ एल्गोरिदम स्लो होंगे, कुछ एल्गोरिदम फास्ट होंगे, कुछ एल्गोरिदम जो हैं वो चीज़ों को एक सर्टेन वे से करते हैं, दूसरे कुछ अलग तरीके से करते हैं। तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे जब भी आप एल्गोरिदम के बारे में पढ़ोगे। तो एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम आर द स्टेप्स टू परफॉर्म समथिंग, है ना, कुछ चीज़ करना है,
ईच स्टेप्स रिप्रेजेंट एन एक्शन और डिसीजन। हर एक स्टेप जो है या तो एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है या डिसीजन को, और ऐसे कलेक्शन को स्टेप्स के हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो एल्गोरिदम को स्टडी क्यों किया जाए? रीजन है आपके पास, एल्गोरिदम हमारी टेक्नोलॉजी को पावर करते हैं, सबसे बड़ी बात। इम्प्रूव्ड एल्गोरिदम का मतलब है इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, बेटर टेक्नोलॉजीज। और मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो कि अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं एल्गोरिदम्स को और उनके अराउंड कैसे वर्क करना है उन लोगों को, है ना। और अगर आप एक एल्गोरिदम खुद बना सकते हो, है ना, इट इज़ अ वेरी रेयर स्किल, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ डेवलप कर सको तो। एग्जाम्पल के लिए ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है ब्लेंडर से। अगर आप जानते हो, ब्लेंडर जो है एक 3D रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है। जो लोग ब्लेंडर को फॉलो करते हैं या एटलीस्ट जो लोग मुझे फॉलो करते हो जानते हैं कि मुझे ब्लेंडर कितना पसंद है। तो यहाँ पे आपके पास दो कैरेक्टर्स हैं, इन बेसिकली एक ही कैरेक्टर है, इनको दो अलग अलग एल्गोरिदम्स में रेंडर किया गया है। राइट वाला जो रेंडर है ये आपके पास है ब्लेंडर का पुराना इंटरनल रेंडर, और लेफ्ट वाला जो है ये ब्लेंडर का नया साइकिल्स रेंडर्स है। रिसेंटली ब्लेंडर ने एक थर्ड रेंडर भी इंट्रोड्यूस किया है पुराने ब्लेंडर इंटरनल रेंडर की जगह पे, जिसको हम ईवी बोलते हैं, दैट इज इवन बेटर। तो आप देखोगे कि दोनों के दोनों जो एल्गोरिदम है ये अलग अलग तरीके से आपके कैरेक्टर के ऊपर जो लाइट पड़ रही है उसको कैलकुलेट करते हैं और आपके कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करते हैं। ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं कैरेक्टर को डिस्प्ले करने का, लेकिन तरीका अलग अलग है काम करने का। तो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम और डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है एल्गोरिदम के बारे में कि अगर हम एल्गोरिदम को स्टडी करने वाले हैं तो हम उस एल्गोरिदम को स्टडी कैसे करते हैं, क्या स्टैंडर्ड नोटेशन है उसको स्टडी करने के लिए, और हम उसको कंपेयर कैसे करते हैं दूसरे एल्गोरिदम के साथ। तो अगर मान लो मेरे पास कोई एल्गोरिदम है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने कुछ सर्च करना है, मेरे पास 4-5 एल्गोरिदम है, तो मैं इनको कंपेयर कैसे करूँ, मैं कैसे पहचानूँ कि कौन सा एल्गोरिदम जो है वो अच्छा है। तो इसके जो सबसे कॉमनली यूज नोटेशन है उसको हम कहते हैं बिग ओ नोटेशन। तो आप अपने सिलेबस में अगर आप देखोगे तो आपके सिलेबस में बिग ओ नोटेशन है नहीं, बट मैं मानता हूँ कि बिग ओ नोटेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आपने डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम स्टडी करना है। तो जितने भी एल्गोरिदम है आपके पास, इनको हम दो मेन कैटेगरी में स्टडी करते हैं। एक कैटेगरी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सेकंड कैटेगरी है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये जो दोनों आपके पास आपके जो स्टडीज़ हैं, हम इन दोनों बेसिस पे आपके एल्गोरिदम्स को एक्चुअली में हम कंपेयर करते हैं और स्टडी करेंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में मैं बात करता हूँ। कॉम्प्लेक्सिटी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमाइन करती है कि एक एल्गोरिदम जो है एक्चुअली कितना एफिशिएंट है। तो एक्चुअली हम किसी भी एल्गोरिदम को दो मेन पैरामीटर्स पे हम स्टडी करते हैं। पहला है टाइम और दूसरा है स्पेस। तो उसी के नाम पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि आपका जो एल्गोरिदम है वो कितना टाइम लेता है एक टास्क को कंप्लीट करने में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है, स्पेस कंज्यूम करता है। तो आप देखोगे कुछ तो एल्गोरिदम ऐसे भी होंगे जो बहुत ही कम मेमोरी कंज्यूम करते हैं, लेकिन आप देखोगे कि स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। जनरली आप देखोगे कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ये ज़्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मोस्ट केसेस में। तो एक आइडियल एल्गोरिदम कौन सा है? एक आइडियल एल्गोरिदम है अगर ये फास्ट है, प्रॉब्ली शायद कोई स्पेस कंज्यूम नहीं करता, और तीसरा ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं और प्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसे एल्गोरिदम का कोई फ़ायदा नहीं है जो कि थ्योरेटिकल है पर हम उसको प्रोग्राम नहीं कर सकते। इट विल बी टेरिबल एंड रियली वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा एल्गोरिदम जिसको आप प्रोग्राम ही नहीं कर सकते। तो बिग ओ नोटेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। बिग ओ नोटेशन हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, और ये बहुत ही ब्रॉड वे है एल्गोरिदम को कंपेयर करने का, बट क्योंकि ये इजी है कैलकुलेट करने को और इसीलिए शायद इसको एक्सेप्ट किया था जनरली। जो आपके पास बिग ओ नोटेशन है इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि बिग ओ नोटेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या इसका बेसिक फंडामेंटल है और कैसे कंपैरिजन में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
तो बेसिकली दिस विल कंक्लूड योर इंट्रोडक्शन टू योर डाटा स्ट्रक्चर्स। इस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि डाटा स्ट्रक्चर्स को कैसे यूटिलाइज किया जाता है और एल्गोरिदम्स क्या हैं एज ए जर्नल, और क्यों एक फास्ट और एफिशिएंट सिस्टम जो है ये हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट जब भी मैं आपको लेक्चर दूंगा, वी विल स्टडी हाउ टू बेसिकली यूटिलाइज दिस बिगो नोटेशन।